हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग, बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और खूब बढ़िया पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। एग्ज़ाम है आप लोगों का 24 तारीख को मुख्य सेविका का, और आप लोग का 2 पाली में एग्ज़ाम है। सबका सेंटर मिल गया होगा, सबको रोल नंबर मिल गया होगा, सब कुछ मिल गया होगा। अब सिर्फ क्या है कि तैयारी इस प्रकार से करनी है कि आपके क्वेश्चंस अच्छे आए। पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है, मे बी आसान भी आ सकता है और थोड़ा सा जो है हार्ड हो सकता है। वो भी उसके लिए जिसने तैयारी ना की, जिसने तैयारी की होगी उसके लिए वो ठीक ही होगा। और उम्मीद करती हूँ सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, खासकर उसका जिसने बहुत मेहनत किया है उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। अल्टरनेटिव सिर्फ उस चीज़ का होता है जो आदमी करना नहीं चाहता। ईश्वर की कृपा, भगवान की कृपा, खुदा की दया, गॉड का जो भी हो वो सब चलता है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर एग्ज़ाम देने जाएं। कोई समस्या होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और ये प्रैक्टिस सेट जो है वो पूरे पेपर का एक तरीके से कि ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। 100 क्वेश्चन के क्वेश्चन है। आप देखिए, इसको समझिए और उम्मीद करती हूँ आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है क्या, चिकित्सालय में ड्यूटी प्रारंभ करने से पहले कम से कम कितने समय तक हाथ धोना चाहिए? 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट। तो 2 मिनट यहाँ ऑब्वियसली सही होगा, क्योंकि 2 मिनट से ज़्यादा हाथ धुला भी नहीं जा सकता, तो 2 मिनट बिल्कुल सही होगा। वह नर्सिंग जो किसी संक्रमित पदार्थ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश से रोकती है वो क्या कहलाती है? तकनीकी नर्सिंग, पूर्ण नर्सिंग, एंटी नर्सिंग, बैरियर नर्सिंग। रोकने की बात आ रही है तो बैरियर, ठीक है। या किसी भी चीज़ का जो है दवा उसको रोकने के लिए, दवा देना होता है रोकने के लिए, तो एंटी नर्सिंग हो जाता, ठीक है। और कोई तकनीकी चीज़ें होती, कोई इक्विपमेंट होता, तो वहाँ पर जो है आपका तकनीकी नर्सिंग। पूर्ण नर्सिंग जहाँ पर पूरी आपकी जो है दवा, इलाज, ऑपरेशन, वो पूर्ण नर्सिंग होता। तो यहाँ पर बैरियर नर्सिंग बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। गृह व्यवस्था विभाग के सबसे मुख्य कार्य क्या है? अस्पताल की देखरेख करना, अस्पताल के कपड़ों को साफ करना, अस्पताल को स्वच्छ रखना, अस्पताल के मैकेनिकल व्यवस्था करना। गृह व्यवस्था, हाउस कीपिंग विभाग के मुख्य कार्य, सबसे मुख्य कार्य क्या है? हाउस कीपिंग विभाग के। नर्सिंग व्यवस्था यहाँ पर होगा, यहाँ पर गृह व्यवस्था नहीं होगा, इसको सही करें। यहाँ पर क्या होगा? नर्सिंग व्यवस्था होगा। नर्सिंग व्यवस्था और इसको हाउस कीपिंग से, नर्सिंग कीपिंग विभाग के सबसे मुख्य कार्य क्या होते हैं? अस्पताल को स्वच्छ रखना। अस्पताल स्वच्छ रहेगा तो उसमें गंदगियाँ नहीं होंगी, स्वच्छ रहेगा तो एक हिसाब से इनडायरेक्टली उसमें सारे सामान होंगे, क्योंकि सारे सामान नहीं होंगे तो जो वहाँ की चीज़ें होंगी वो ख़राब पड़ी होंगी, तो वो स्वच्छता में नहीं आती, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस विभाग का उद्देश्य रोगी की सेवा हेतु, उम्मीद करती हूँ आप लोग को दिख रहा होगा, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा होना चाहिए ना। निम्नलिखित में किस विभाग का उद्देश्य रोगी की सेवा हेतु आवश्यक उपकरणों व आपूर्तियों की ट्रे आदि तैयार करना व अन्य विभाग को प्रदान करना है? रखरखाव विभाग, आपूर्ति विभाग, केंद्रीय आपूर्ति विभाग, गृह व्यवस्था विभाग। क्या है चौथे का? तो ये सारी चीज़ें की आपूर्ति पूरा करने का काम क्या है? आपूर्ति विभाग का। रखरखाव विभाग तो सामान होगा तो उसको सब व्यवस्थित करना होगा, ठीक है। केंद्रीय आपूर्ति विभाग, भाई केंद्र की आपूर्ति की बात हो रही है यहाँ पर। क्या बोल रहे हैं कि जो है रोगी की सेवा हेतु आवश्यक उपकरण, तो रोगी की सेवा हेतु आवश्यक उपकरण, ट्रे में जो जो सामान रखना होगा वो आपूर्ति विभाग, यानी कि जो नर्स या जो सिस्टर या जो भी महिला पुरुष उसमें नियुक्त किए गए होंगे उनकी तैयारी और होनी चाहिए और ज़रूरी है उनके लिए। सरकार द्वारा सती प्रथा की समाप्ति किस गवर्नर कार्यालय में हुई थी? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड बेंटिक। बताएं। तो सरकार द्वारा सती प्रथा की समाप्ति जो हुई थी आपका लॉर्ड बेंटिक होगा। कब हुई थी? 4 दिसंबर 1829 में। और इसके लिए बहुत जान किसने लगा दी थी? राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड बेंटिक हो जाएगा, ठीक। चले, निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषताएं हैं? वंशानुक्रम, संस्तरण, अंतर्विवाह, गतिशीलता। निम्नलिखित
में से कौन सी जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषताएं हैं? जाति व्यवस्था की क्या हो जाएगा इसमें? वंशानुक्रम, वंश टू वंश किस प्रकार से चलते जा रहे हैं हम लोग कि वंश टू वंश चलते जा रहे हैं। संस्तरण वही चीज़ें कर रहे हैं जो आगे हुई हैं, ठीक है। और साथ ही साथ गतिशीलता, ठीक है, उसी गति में काम करा है। मेरा विवाह चौधरी में हुआ है, मेरे जो आगे बच्चा होगा उसका भी चौधरी में होगा, और उसमें भी जो चौधरी होते होंगे कई प्रकार के होते हैं जो अलग अलग, तो उनमें होगा, ठीक है। या मेरा बच्चा मुस्लिम है, उसका मुस्लिम, उसका मुस्लिम, मेरा ब्राह्मण, उसका ब्राह्मण, उसका ब्राह्मण, ऐसे होता रहता है। अंतर विवाह का मतलब जाति ही बदल दी जाए। बच्चे लव मैरिज कर लेते हैं, कोई ब्राह्मण का बच्चा है तो यादव में कर लेता है, कोई यादव का बच्चा है तो जो है मुसलमान में कर ले रहा है, कोई मुसलमान का बच्चा है तो वो जो है आके हरिजन में कर ले रहा है, वो अलग सी बात है, ठीक है। ऑप्शन क्या जाएगा? सी जाएगा 1, 2 और 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि किशोरावस्था में व्यक्ति के जीवन में किसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? माता पिता का, मित्र मंडली का, एकाकीपन का, रिश्तेदारों का? किशोरावस्था की बात हो रही है। किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा मित्र मंडली का, जो मित्र बोल दे वो सही, जो मित्र कर दे वो सही। मोटरसाइकिल खरीदा है तो मुझे भी मोटरसाइकिल चाहिए, उसने कार खरीदी है तो मुझे कार चाहिए, आप चलो या ना चलो, उसको जो है आपने जो है बहुत अच्छे से जो है जूता उता 8-10 हज़ार का खरीद के दिया है तो मुझे भी चाहिए, तो वो बच्चे मित्र मंडली का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। निम्न में से सामूहिक जीवन के घटक है हम की भावना, एकता की भावना, सामान्य लक्ष्य, ये सभी। सामूहिक जीवन का घटक क्या होता है? हम की भावना, मतलब ये सामूहिक जीवन है, सबके साथ होता है ये हम। एकता की भावना भी बहुत लोग रखते हैं, सामान्य लक्ष्य भी बहुत लोग रखते हैं, तो ये सभी जो हो जाएगा 8वें का ये सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ नहीं रहे हो तो सुनिए। निम्न में से सामूहिक जीवन का घटक है, मतलब ये जो ये जो आपके पास ऑप्शन है ये सबके जीवन के घटक हैं, मतलब सबके जीवन में घटता है, सबके जीवन के अनुसार होता है। जैसे मैं हूँ, मैं ही सही, आप हैं नहीं, मैं ही सही। आपके घर में कोई मान लीजिए झगड़ा हो जाता, आपका आपके भैया का, या आपका आपके हस्बैंड का, आपके आपकी सास का, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं मैं ही सही हूँ, आप गलत हो, या मैं ही सही हूँ, मेरी मम्मी जी गलत हैं, मैं सही हूँ, भैया गलत हैं, ऐसा होता है ना। वो अहम की भावना है। फिर एकता की भावना कि मैंने अपने हस्बैंड को जो मन करे बोल दिया, दूसरा कोई नहीं बोल सकता। और पति भी क्या सोचेंगे, मैं जो मन करे अपनी पत्नी को बोल दूँ, दूसरा कोई नहीं बोल सकता। फिर जब बाहर में लड़ाई होगी तो दोनों लाठी लेके खड़े हो जाएंगे, दोनों डंडे लेके खड़े हो जाएंगे कि भैया आँख मत उठा के देखना, वो एकता की भावना है। सामान्य लक्ष्य, सामान्य लक्ष्य रोटी कपड़ा मकान सामान है। 2 तल्ले का घर चाहिए, बढ़िया एसी लगाओ, कम से कम एक कमरे में तो लगा ही लगाओ, 2 में तो बेस्ट एंड बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद फर्श में टाइल्स और पत्थर लगा हो तो बहुत अच्छी बात है, सबकी उम्मीद है। एक बगल में थोड़ी सी ज़मीन हो जिसमें बगीचा लगा हो, सबकी उम्मीद है। साल में एक बार घूमने जाए, सब चाहता है। ये सामान्य लक्ष्य हैं, तो ये सभी हैं, ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न होने वाली रोग प्रतिरोधक क्षमता है ह्यूमोरल एवं एंटीबायोटिक मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेलुलर एवं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ए और बी दोनों, या टी लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा उत्पन्न नहीं करती है? ऑप्शन बताएं। आंसर क्या आ जाएगा? सेलुलर या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेलुलर या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये आपका ऑप्शन सही है। टी लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग प्रतिरोधक क्षमता हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज। मानव सीरम में निम्न में से कौन से प्रकार में इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है? ए, बी, सी, डी। ऑप्शन देखें, आंसर क्या होगा? ए, जिसमें इम्यूनोग्लोब्यूलिन पाया जाता है, IgM, IgD, IgE, ठीक है। सुख की अनुभूति कराने वाले क्रियाओं में भी सुख का अनुभव नहीं होता, यह कहलाता है एलेक्सीथामिया, डिल्यूजन, एनहेडोनिमा और डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, ठीक है। देखिए, सुख की अनुभूति कराने वाली क्रियाओं में भी, मतलब कि ऐसी कोई क्रिया जिससे हमको खुशी मिले। सपोज दैट कि
आप घूमने जाना चाहते हो, बहुत दिन से आपकी इच्छा है घूमने जाने की, ठीक है, और टिकट कंफर्म हो गया, आपको घूमने जाना, बैग वैग पैक हो गया, आप चले गए घूमने, और वहाँ घूमने गए और वहाँ भी आपको बोरियत महसूस हो रही है, आपको आपके हिसाब का होटल नहीं मिला, आपको आपके हिसाब से जो स्पेस नहीं मिला, आपके हिसाब से जो है वहाँ की वो चीज़ें नहीं मिली जिस प्रकार से आप सोच के गए थे कि चलो मान लो मैं वहाँ पर जीन्स पैंट पहन के घूमूंगी, मैं वहाँ पर जो है गाउन पहन के घूमूंगी, मैं वहाँ पर लॉन्ग स्कर्ट पहन के घूमूंगी, ऐसा होता है, ठीक है। मान लो सास ससुर साथ में चले गए, जेठ जेठानी साथ में चली गई, तो क्या हुआ, हम गए तो घूमने के लिए, गए तो आनंद उठाने के लिए, लेकिन मुझे आनंद नहीं मिला। तो ये किसका लक्षण होता है, ये लक्षण होता है एनहेडोनीमा का। किसका? एनहेडोनीमा का लक्षण होता है कि आप सुख की अनुभूति करने वाली क्रिया किए तो लेकिन सुख मिला नहीं आपको, ठीक है। और ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है, रिलेटेबल बहुत लोगों के साथ ये रिलेट कर रहा होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से मानसिक रोगी नहीं है, सिजोफ्रेनिया, मेनिया, सोमेटोफॉर्म विकार और सिस्टिक फाइब्रोसिस। मानसिक रोग नहीं है, मानसिक रोग की बात हो रही है तो सिस्टिक और फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस ये जो है एक गांठ नुमा होता है जो कि मनोरोग नहीं होता है, ठीक है। डिलेरियम में व्यक्ति द्वारा कपड़ों और बिस्तर पर बिछी चादर को असामान्य रूप से पकड़ना और छोड़ना कहलाता है। डिलेरियम में बीमारी है जिसमें व्यक्ति चादर को पकड़ता है, छोड़ता है, कंबल को पकड़ता है, छोड़ता है, ठीक है, ऐसे हाथ को ऐसे मतलब स्क्वीज करता है, खींचता है। तो उसका आंसर क्या जाएगा, उसका काम्फोलेजिया क्या जाएगा, काम्फोलेजिया। काम्फोलेजिया एक ऐसी समस्या है, डिलेरिमिया है, जिसमें डेलीरियम जिसको बोलते हैं, डेलीरिमिया बोलते हैं, व्यक्ति कपड़े और बिस्तर को, जो बिछी चादर को असामान्य रूप से पकड़ता है और छोड़ता है, ठीक है। एक रोगी में निम्न लक्षण पाए जाते हैं: अधिक बोलना, बड़ी बातें करना एवं एक समय में अधिक से कार्य करने का प्रयास करना। और रोगी की इस बीमारी से ग्रस्त है, बताएं। मेनिया, सिजोफ्रेनिया, डिलीरियम या तनाव। 14 का बताएं। 14 का आंसर क्या होगा, मेनिया। एक बीमारी है मेनिया जिसमें बहुत अधिक बोलता है, बड़ी बड़ी बातें करता है कि हम तो आसमान में चढ़ेंगे और तारे तोड़ के लेकर आएंगे, ठीक है। एक समय में बहुत अधिक कार्य करने का प्रयास करता है कि जो है मतलब एक पैर विदेश में रख लो, एक पैर भारत में रख लो, एक पैर आकाश में धरती में रख लो, इस प्रकार से, तो उसको क्या बोलते हैं, मेनिया बोलते हैं। इसके बाद में राष्ट्र की उन्नति व अवनति, उन्नति मतलब ऊपर करना, अवनति मतलब नीचे करना, वहाँ के निम्न पर निर्भर करती है: वातावरण, स्वच्छता, नागरिकों के स्वास्थ्य। उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत किस प्रकार से उन्नति और किस प्रकार से अवनति करता है, तो क्या होता है, अगर नागरिक स्वस्थ रहता है, एक हम लोग के यहाँ देहाती कहावत है कि अगर आपके पास डॉक्टर, वकील और पुलिस, 3 लोगों का जो है संबंध है, वो वाला संबंध नहीं, दोस्ती वाला, मतलब कि कोर्ट जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं और डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, तो धन खत्म होने में टाइम नहीं लगता। उसी प्रकार से अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो वो हमेशा इसी प्रकार समस्याग्रस्त रहता है। जीवाणुनाशी विधि से जल को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है वो कौन सी है, फिटकरी, पाउडर, क्लोरीन, ब्लीचिंग, उपरोक्त सभी। बताएं 16 का आंसर, तो 16 का आंसर बहुत सीधा है, उपरोक्त सभी। आधुनिक समय में जल को शुद्ध करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, एक्वागार्ड, एक्वाफ्रेश, जीरो बी और सभी। तो आपको पता है कि सभी होता है, एक्वागार्ड, एक्वाफ्रेश, जीरो बी, कैंट और पता नहीं क्या क्या, ठीक है। चलिए, सीवेज को किन विधियों द्वारा निस्तारित किया जाता है, छिड़ीकरण विधि। सीवेज मतलब जो मतलब नालियां हैं ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है। छिड़ीकरण, रासायनिक क्रिया विधि, शुद्धिकरण विधि, उपरोक्त सभी। तो सीवेज यानी नालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं, उनको किस प्रकार से साफ किया जाता है, शुद्धिकरण, उनको साफ किया जाता है खोल कर नालियों को रासायनिक क्रिया द्वारा, छिड़ीकरण द्वारा, हर क्रिया द्वारा उसको साफ करने की प्रक्रिया की जाती है। कूड़े करकट में निस्तारण के लिए हम क्रमिक रूप से किन किन कार्यों कर सकते हैं, ठीक है। इकट्ठा करना, ग्रहण करना, निस्तारण करना, निष्कासन करना, किन किन प्रक्रिया को हम लोग अपना सकते हैं, बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले ग्रहण करना, मतलब कि उसका उपयोग करना,
कूड़े करकट का पहले उपयोग किस प्रकार से होता है। हमने चिप्स खाई, पैकेट फेंक दिया, हमने चीनी खाली की डिब्बे में उसकी पैकेट फेंक दिया, ठीक है। हमने घर में एक पंखा लगाया, उसका डिब्बा कचड़ा फेंक दिया, हमने एसी लगाया, उसका जो है सारा चीज़ बाहर गत्ता फेंका, ठीक। तो सबसे पहले ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद में हमने उसको इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद में हम लोगों ने क्या किया, उसका निष्कासन किया, मतलब बाहर किया, कमरे से, घर से बाहर किया और फिर निस्तारण किया। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। क्या है, पहले है दूसरा, उसके बाद में है पहला, उसके बाद में है चौथा और उसके बाद में है तीसरा। ये ऑप्शन आपका है, ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव लगाने का कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। पीआईडी में उपस्थित होना, डायसफंक्शनल यूरिनाइन ब्लडिंग होना, एक महिला जिसके सेरेजियन सेक्शन हो चुका है और साथ में यूटेराइन प्रोलैप्स। तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव लगाने और कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, वो एक महिला जिसके सी सेक्शन हो चुका है, ऑपरेशन से बच्चा हो चुका है, उसको ये उपयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक महिला को गर्भवती होने से बचने के लिए यौनिक डायाफ्राम का प्रयोग करने का कौन सा सावधानी रखना चाहिए। उसे वीर्य अस्खलन के तुरंत पहले लगाना चाहिए, इस वीर्य स्खलन के तुरंत बाद हटा देना चाहिए, इसे संभोग करने के 3 घंटे पहले लगाना चाहिए तथा संभोग के बाद कम से कम 6 घंटे तक वहीं लगे रहना चाहिए, उसके बाद हटाना चाहिए, इसे संभोग के 3 घंटे पहले लगाना चाहिए एवं संभोग के तुरंत बाद हटा देना चाहिए। ऑप्शन क्या है, तो डायाफ्राम जो है ये एक गर्भनिरोधक जो है उपकरण है, इसको संभोग करने से कम जो है 3 घंटे पहले, कम से कम 3 से 2.5 घंटे पहले लगाना ही चाहिए। और जब संभोग हो जाता है, जब निवृत्ति हो जाए सारे काम से, उसके बाद इसको थोड़ी देर के लगा रहना चाहिए, उसके बाद निकालना चाहिए। लगा इसलिए रहना चाहिए कि जितने भी जो है शुक्राणु हुए, जितने भी वीर्य है, वो सारा उसी में इकट्ठा हुआ रहे और वो धीरे धीरे करके कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में आ जाएगा, उसके बाद उसको निकाल के हटाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान योनि का पीएच कितना होता है। मतलब कि जब गर्भावस्था शिशु होता है तो योनि का पीएच मान कितना हो जाता है, क्षारीय हो जाती है, अम्लीय। तो सबको पता है क्षारीय हो जाती है, बहुत लोग को यूरिन से जो है इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिन क्षारीय होता ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बताएं। अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, कभी अम्लीय तथा कभी क्षारीय होता है। तो जब गर्भावस्था में योनि का जो पीएच होता है वो थोड़ा सा अम्लीय की तरफ जो है सरकता है, ठीक है। क्यों अम्लीय की तरफ सरकता है कि जब गर्भावस्था में हार्मोनल चेंज होते हैं, वैसे यूरिन क्या होता है, क्षारीय होता है, मतलब उसमें क्षार अधिक होता है, कहीं कटा होता है, अगर यूरिन लग जाता है तो भब्बाता है ना बहुत तेज, तो यूरिन क्या होता है, क्षारीय होता है। लेकिन पीएच वैल्यू कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि बच्चा भी तो कनेक्ट होता है गर्भ में, इसलिए पीएच वैल्यू कम होकर अम्लीय की तरफ बढ़ जाता है। तो क्या हो जाता है कि आपका जो गर्भावस्था के दौरान योनि का पीएच होता है वो क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, ठीक है। 1 मिनट, सॉरी, पीएच जो है यूरिन का वो आपका क्षारीय हो जाता है, ठीक है, क्षारीय हो जाता है। मैं बता रही हूँ, क्षारीय इसलिए हो जाता है कि जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तब पीएच कितना होता है, करीब हम लोग का 7-5 ऐसे होता है, 5 से 7 के बीच में। और जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये तय हो जाता है कि 5.5 से लेके और वो 7.5 तक जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल जब पीएच प्रेगनेंसी में पीएच क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, क्षारीय हो जाता है। गर्भावस्था में योनि का पीएच जो होता है वो क्षारीय हो जाता है। नहीं, सही है, गर्भावस्था में योनि का पीएच जो है वो अम्लीय होता है, मूत्र का पीएच क्षारीय हो जाता है, ठीक है। क्या है, गर्भावस्था में योनि का पीएच अम्लीय रहता है, योनि का, ठीक है। और जो मूत्र हो जाएगा, अगर यहाँ पर मूत्र हो जाएगा तो इसका पीएच क्या चला जाएगा, इसका पीएच एल्कलाइन चला जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर योनि की बात हो रही है, यानी कि जो है आपके प्राइवेट पार्ट की बात हो रही है, तो उसका पीएच जो है क्या हो जाएगा, वो अम्लीय हो जाएगा, ठीक। चलिए, कन्फ्यूज़न था वो मूत्र में और उसमें क्या बोलते हैं, योनि में बार बार कन्फ्यूज़न हो रहा था।
बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव विधियों में क्या कार्य है? ये डिम्ब रक्षण अवरोधन करता है, ये निषेचन अंडे को गर्भस्थ में आरोपित होने से रोकता है, ये शुक्राणु को योनि में संग्रहण होने से मतलब कि इकट्ठा होने से रोकता है। उपरोक्त सभी 23 का आंसर क्या जाएगा? ये शुक्राणु को योनि में संग्रह होने से रोकता है। ठीक है। प्रसव के बाद 3 दिनों तक माँ के स्तनों से निकलने वाला दूध क्या कहलाता है? हम लोगों ने कल देखा था, इसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। मेकोनियम जो बच्चे का पहला मल होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। जन्म के बाद बच्चे का स्तनपान कब शुरू कराना चाहिए? आधे घंटे के अंदर शुरू करा देना चाहिए। ठीक। कंगारू मदर केयर किस बीमारी में इलाज आता है? तो हम लोगों ने देखा था जब बच्चे में तापमान की कमी होती है तब कंगारू मदर का काम होना होता है। कंगारू माता की देखभाल के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? तापमान बनाए रखता है, दुग्धपान आने में मदद करता है, और ये जो है स्तनपान कराने में और दूध क्या बोलते हैं अपनापन बढ़ाने में भी मदद करता है। उपरोक्त सभी। इसको मैं मिटा दूं। निम्न में से कौन सा 3D के द्वारा लक्षित रोग होता है? बेरी स्कर्वी पेलाग्रा। मैंने कल बताया था कि पेलाग्रा जो है वो 3D है। कैसे? आपको मैंने 3D भी लिखकर बताया था। ठीक। और विटामिन B3 की कमी से होता है पेलाग्रा। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, कल की वीडियो भी जाकर देखिए। कल की वीडियो सिर्फ नर्सिंग से ही थी, 100 क्वेश्चन की। आज मिली जुली वीडियो है, कल की सिर्फ नर्सिंग की ही थी। और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, कहीं बहुत ही अलग क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है। निम्न में से कौन सा निम्न जन्म वजन की कसौटी है? 1.5 किलो से कम, 2.5 किलो से कम, 4 किलो से कम या 3 किलो से कम? तो निम्न वजन जो है बच्चे का वो कम से कम आपका 2.5 किलो जो है वो निम्न है। उससे कम अगर हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी बात। क्वासियोरकर के 3 प्रमुख लक्षण क्या हैं? ठीक है। तो वजन में कमी, लंबाई कमी, शरीर में सूजन। ठीक है। या आपका क्या पूछ रहा है कि पेशी अपक्षय और वसा की कमी, वृद्धि में रुकावट, मानसिक बर्तन एवं सूजन। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। रुधिर स्राव के कारण क्या होते हैं? कुछ चुभना, कट जाना, कुचलना या आघात होना। 31 का आंसर बताएं क्या है? उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले कुछ चुभ जाए तो भी रुधिर होने लगता है, कट जाए तो भी होता है, कुचल जाए या आघात हो जाए, चोट लग जाए तो भी रुधिर हो सकता है। उपरोक्त सभी। रुधिर स्राव कितने प्रकार के होते हैं? आपको बताना है 1, 2, 5, 3, 2 और 7। रुधिर स्राव की बात हो रही है, कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं, एक बाहरी एक अंदरूनी। रुधिर स्राव पर नियंत्रण के लिए हम प्राथमिक चिकित्सा कैसे कर सकते हैं? रुधिर स्रावित अंग को ऊपर उठाकर, घाव को दबाकर, घाव पर रुई या कपड़ा बांधकर, उपरोक्त सभी विधि अपनाकर हम रुधिर को रोक सकते हैं। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा इसमें। घाव पर पट्टी बांधना हमें किस प्रकार की सहायता देता है? हानिकारक रोगाणुओं से बचाता है, रुधिर का थक्का बनने में सहायता करता है, घाव को ढकने में सहायता करता है, उपरोक्त सभी में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? उपरोक्त सभी है सही। चोटग्रस्त स्थान पर सड़ाव होने का सबसे प्रमुख कारण है विटामिन डी की कमी, अपर्याप्त रुधिर आपूर्ति, वृद्धा अवस्था और कार्टिकोस्टेरॉइड का प्रयोग। 35 का क्वेश्चन आंसर आपको बताना है। तो क्या हो जाता है? चोटग्रस्त स्थान पर सड़ाव होने का कारण आपका क्या हो जाएगा? बहुत अधिक जो है रुधिर जो है वो बह गया हो, रुधिर कम हो, या शुगर हो गया हो, डायबिटीज़ हो गया है। 2 ऐसा कारण है जिससे रुधिर आपके चोटग्रस्त को सड़न होने पर संभावना की कुछ आशा देखी जा सकती है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल किस नाम से जाना जाता है? लेडी विद मर्सी, लेडी विद वो टार्च, लेडी विद द लैम्प, लेडी विद द कैंडल। 36 का आंसर है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो है आप लेडी विद द लैम्प के नाम से जान सकते हैं। लेडी विद द लैम्प के नाम से आप उसको जान सकते हैं। सूक्ष्म जीवों को देखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट ब्राउन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। किसने सबसे पहले देखा था? तो सूक्ष्म जीवों को एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने सबसे पहले देखा था। ठीक है।
निम्न में से किसकी खोज लुई पास्चर ने नहीं की थी? पाश्चीकरण तकनीक लुई पास्चर के द्वारा, किण्वन की प्रक्रिया, जीवाणु के संबंध में प्रतिरोधी मत, ठीक है, उसके बाद में रेबीज का टीका। तो लुई पास्चर ने जीवाणु के संबंध में प्रतिरोधी मत, इसकी खोज उन्होंने नहीं की थी। रेबीज के टीका की, किण्वन की प्रक्रिया और पाश्चीकरण, तीनों की खोज उन्होंने ही की थी। मानव में बीमारी उत्पन्न करने वाले रोगाणु के रूप में पहचाना गया प्रथम जीवाणु था माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री, बैलेसिस एंथ्रेसिस, वेब्रियो कॉलेरा। आपको बताना है, 39 का आंसर देना है। आंसर क्या हो जाएगा कि मानव बीमारी में उत्पन्न वाले रोगाणु के रूप में पहचाना गया प्रथम जीवाणु था माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री। सॉरी, पहला, हाँ सही है, हाँ सही है, माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री आपका था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोढ़, जिसको लेप्रोसी बोलते हैं, का उपचार हेतु खोज की गई प्रथम औषधि थी रिफाम्पिसिन, कोल्फाजीमिन, पायराजिमेनाइड और डेप्सोन। आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? डेप्सोन। स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, वॉक्समान, लिस्टर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने की थी बताएं? तो वॉक्समान ने जो था, उन्होंने एस्ट्रोमाइसिन नाम की जो है खोज की थी दवा की। धूप से जली त्वचा यानी कि सनबर्न पर क्या लगाते हैं? लौंग का तेल, कैलेमाइन, सिल्वर नाइट्रेट और बोरिक एसिड। जब धूप से त्वचा जल जाती है, सनबर्न जिसको बोलते हैं, उसमें कैलेमाइन लगाते हैं। कैलेमाइन बहुत ही ठंडा होता है, हल्का सा पिंक इस कलर का होता है। सिरप को संक्षिप्त रूप में क्या लिखा जाता है? SY, SYR, SR, SYP। सिरप को संक्षिप्त रूप में क्या लिखा जाता है? SYR लिखा जाता है संक्षिप्त रूप में। सिरप को SYR लिखा जाता है संक्षिप्त रूप से सिरप को। ट्यूबरकुलोसिस की औषधि है आइसोनाइजिड, रिफेमपिन, एथेम्बुटोल। आइसोनाइजिड, रिफेमपिन, एथेम्बुटोल और ये सभी। तो आंसर क्या चला जाएगा? ये सभी। थोड़ा सा आज क्वेश्चन हार्ड है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इसलिए क्वेश्चन हार्ड है, घबराइएगा नहीं। निम्न में से कौन से रोग की स्थिति में ग्लूकोकार्टिकोइड थेरेपी दी जाती है? क्रॉनिक एड्रिनल इनसफिशियंसी, ब्रोंकियल अस्थमा, अंग प्रत्यारोपण में ग्राफा अस्वीकृति को रोकना, उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा डी, कि जो ग्लूकोकार्टिकोइड थेरेपी है, इसमें ये सारी चीज़ें उपयोग की जाती हैं। ग्लूकोकार्टिकाइड थेरेपी अचानक बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अचानक बंद कर देने से गंभीर मानसिक विकार उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, या अचानक रोक देने से एलर्जी तथा संक्रमण हो जाता है। अचानक रोक देने से सीवियर एड्रिनल इनसफिशियंसी हो जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब इसको रोक देंगे तो अचानक से एड्रिनल इनसफिशियंसी हो सकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कौन से मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू किया जाता है? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम कौन सा मंत्रालय जो है मतलब देता है, बताना है। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम आपका शिक्षा मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय जो है इसके अंतर्गत आता है, और 1995 में ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा पूरे भारत में शुरू किया गया था। क्या? MDM, ठीक है, MDM। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम का पहला चरण कब शुरू हुआ था? 9 दिसंबर 1995, 20 जनवरी 1996, 7 दिसंबर 1996, 18 जनवरी 1997, 20 जनवरी 1996, 9 दिसंबर 1997, 20 दिसंबर 1965, 9 जनवरी 1900, यहाँ 65 जगह 95 होना चाहिए, वो गलत लिख उठा है, और 96। ऑप्शन का आंसर क्या जाएगा आपका? 48 का ए होगा आपका। पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम का पहला चरण कब शुरू किया गया था? 9 दिसंबर 1995 से 20 जनवरी 1996।
पहला चरण की बात हो रही, ये नहीं कि आप उसको ही वो कुछ उल्टा पलटा, मतलब पहला चरण कब शुरू किया गया था, तो जो है आपका 9 दिसंबर 1995 से लेके 20 जनवरी तक चला था, करीब करीब 1 महीने तक, 30 दिनों तक। पोलियो की दवा पिलाने के बाद पहचान करनी है तो बच्चों के मार्कर में से निशान लगाया जाना चाहिए। सीधे हाथ के अंगूठे पर, उल्टे हाथ के सबसे छोटी उंगली पर, उल्टे हाथ के अंगूठे पर या सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली पर बताना है। तो उल्टे हाथ की छोटी उंगली, इसको कानी उंगली भी बोलते हैं, उसी पर जो है क्या लगता है, बच्चों का जो पल्स पोलियो पीते हैं उनका टीका लगता है, उनका मतलब निशान लगता है। जन्म दर 1 वर्ष से कुल जन्मों की संख्या पर है, विशेष क्षेत्र में कुल जन्मों की संख्या से है। 1 वर्ष में 1000 जनसंख्या पर कुल जीवित जन्म संख्या से है। 1 वर्ष में 1 लाख जनसंख्या पर कुल जीवित जन्मों की संख्या। तो 1 वर्ष में 1000 जनसंख्या पर कुल कितने बच्चे जीवित रहते हैं, इसको जन्म दर बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है। आशा का पूरा नाम क्या है? आप लोग जो है हॉस्पिटल में गए होंगे, प्राइवेट में जाओ, सरकारी में जाओ, कहीं तो आशा जरूर आपको दिखती हैं। आशा एसेसरी सोशल हेल्थ एक्टिवेटर, एसेसरी सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़, एक्रेडिटेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़। ठीक है। आपका ये दोनों ऑप्शन जो है ये मिक्स है और यही सही है। आशा स्कीम किसके अंतर्गत प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, RNRHM, BPL योजना, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़, किसके अंतर्गत कार्य किया गया? तो आशा स्कीम जो है वो NRHM के अंतर्गत आया, और ये एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़ ये आशा का फुल फॉर्म है। ठीक है। चलें, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन, जिनेवा, वाशिंगटन, दिल्ली। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मतलब होता है WHO, और WHO का जो आपका कार्य मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। ठीक है। यूनिसेफ के द्वारा दिए गए प्रसव किट का बॉक्स किसका बना होता है? लोहा, पीतल, प्लास्टिक, एल्युमिनियम। यूनिसेफ एक बॉक्स देता है, वो किसका बना होता है? वो एल्युमिनियम का बना होता है। ठीक है। गांव स्वास्थ्य, अच्छा एक आंसर मुझे दीजिएगा, क्योंकि जितने लोग ये देख रहे होंगे इसका मतलब पक्का वो स्वास्थ्य विभाग मुख्य सेविका के लिए काम करे। यूनिसेफ का फुल फॉर्म मुझे सभी लोग बताएंगे, और मैं कल नाम बताऊँ किसने किसने आंसर बताया, अपने मैं ग्रुप पे भी नाम बताऊँगी किसने किसने आंसर बताया था। जिसने यूनिसेफ का आंसर किया होगा इसका मतलब वो पक्का पढ़ रहा होगा, और जो नहीं किया होगा वो पक्का बस ऐसे ही काम चलाऊँ कार्य कर रहा होगा। ठीक है। आंसर बताइएगा। गाँव स्वास्थ्य गाइड स्कीम कब आई थी? 1971, 1975, 1985 और 1977। विलेज हेल्थ गाइड स्कीम VHGS ये आपकी आई थी 1977 में। ग्राम स्वास्थ्य योजना का लक्ष्य है शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करना, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण को बढ़ावा देना, छोटी उम्र में होने वाली शादियों को रोकना, उपरोक्त सभी। आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। यदि 1 वर्ष से कम आयु वाले शिशुओं को स्तनपान के स्थान पर कम प्रोटीन तथा कम कैलोरी के अल्प पोषण वाले आहार दिए जाए तो उनमें कौन सा रोग हो जाता है? मैरास्मस, रिकेट्स, क्वाशियोरकर, पेलाग्रा। बताएं आंसर क्या हो जाएगा? यदि 1 वर्ष से कम बच्चे के शिशु को स्तनपान में प्रोटीन तथा कम कैलोरी, तो मैरास्मस किस रोग से होता है? कल मैंने एक ट्रिक भी बताई थी कि मैरास्मस पतला है ज़्यादा खाता है, क्वाशियोरकर मोटा है कम खाता है। यानी मैरास्मस 2 की कमी से होता है, क्वाशियोरकर सिर्फ 1 की कमी हो सकता है। मैरास्मस कैलोरी या आप उसको ऊर्जा मान सकते हैं, और प्रोटीन इसकी 2 की कमी से होता है। और ऑप्शन कहाँ पर चला जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मैरास्मस। श्वसन क्रिया के उत्पाद तथा प्रकाश संश्लेषण में कच्चे माल के रूप में कौन उपयोगी होता है? जल, प्रोटीन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन। 58 का आंसर क्या चला जाएगा? तो श्वसन क्रिया में उत्पादन तथा प्रकाश संश्लेषण में कच्चे माल के रूप में जो उपयोग किया जाता है जल। जल में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में होता है, इसीलिए जब लोग जल नहीं पीते, जब लोग जो है 30 वगैरह का व्रत रखते हैं तो जैसे अंदर से गर्मी जैसी टाइप की महसूस होती है, मतलब बेटर नहीं महसूस होता है, मतलब मच बेटर फील नहीं होता, अंदर से जो है ऐसा लगता है कुछ उछड़ा मतलब पड़ा हुआ रहता है। पुरुषों को प्रतिदिन कितने ग्राम
रफेज की आवश्यकता होती है। रफेज मतलब समझते हैं चोकर, चोकर, या आप उसको समझ सकते हैं कि जो है आपके जो रेसे होते हैं, रेसा जिसको बोलते हैं, कितना जो है आवश्यकता होती है। 21 से 25 ग्राम, 30 से 38 ग्राम, 45 से 50 ग्राम, 15 से 20 ग्राम। तो कितना आवश्यकता होती है बताएं। तो आप सबको पता है करीब 40, RDA 2020 के अनुसार हमारे पूरे खाने में पूरे दिन में कम से कम 40 ग्राम हम लोगों को क्या चाहिए, रफेज चाहिए। तो यहाँ पर 40 नहीं है, 45 से 50 है, 40 की जगह। तो आप यहाँ पर 30 से 38 लगा सकते हैं, ठीक है। 40 चाहिए तो 30 से 38 लगा सकते हैं, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। निम्न में से कौन सा विटामिन बैक्टीरिया द्वारा आंत में स्रावित होता है। कौन सा विटामिन बैक्टीरिया द्वारा स्रावित होता है। B1D-K-C बैक्टीरिया। अब आज आप वो कीजिएगा, जब हम लोग पोषण विज्ञान, सबने क्लास ले रखी होगी, पोषण विज्ञान में हम लोगों ने क्या देखा था कि खमीरीकरण वाले पदार्थ खाइए तो कौन सा विटामिन हम लोग को मिलता है, विटामिन बी मिलता है। और विटामिन बी यानी कि खमीरीकरण, और खमीरीकरण किस प्रकार से होता है ये बताएं, किस प्रकार से खमीरीकरण होता है। तो खमीरीकरण आपका जो होता है वो आपका, तो वो क्या होता है कि विटामिन बी बैक्टीरिया द्वारा जो है खमीरीकरण होता है, फिर उसको खाया जाता है। लेकिन विटामिन बी बैक्टीरिया द्वारा स्रावित नहीं होता, इसलिए विटामिन बी नहीं लगाना है। विटामिन के जब खाया जाता है तो बड़ी आंत में बैक्टीरिया के द्वारा वो फैलता है, ठीक है, बैक्टीरिया द्वारा ले जाया जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने विटामिन बी भी बता दिया, कन्फ्यूज़न ना हो आप लोगों को। ऑप्शन क्या चला जाएगा, विटामिन के। निम्न में से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन का समूह है। CEA, B1, B4, विटामिन A, D, E, विटामिन B3 एंड B5। 61 का आंसर है। और जब अगर C आ गया, अगर C तो कई जगह होता तो सोचना पड़ता, लेकिन C पहले दिख गया और किसी में C नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर A ही जाएगा। C तो एंटीऑक्सीडेंट है ही, उसके बाद में आपको देखना है कि A मिल रहा है, E मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो C आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण घटक जाना जाता है। आहार संबंधी दिशा निर्देश, पोषण महामारी विज्ञान, विटामिन एवं खनिजों के साथ खाद्य पदार्थों का प्रबलीकरण, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक स्वास्थ्य का पोषण घटक वो आपका उपरोक्त सभी है। कुपोषण के कारणों को तत्काल अंतर्निहित और मूल कारणों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है कि उसमें निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्निहित वर्ग में हुआ। कम मजदूरी, अशुद्ध पेयजल, सुस्त जीवन शैली, उपरोक्त सभी। देखो कुपोषण जो है कभी ऐसा नहीं है कि कुपोषण आपका, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ऑप्शन नंबर C चला जाएगा यहाँ पर, कि अगर सुस्त जीवन शैली, सुस्त देखिए एक जीवन शैली यहाँ पर कम मजदूरी, कम मजदूरी मतलब कम काम, कम काम तो वैसे भी हम कर सकते हैं। क्यों, क्या हम बैठ के टीवी नहीं देख सकते, क्या हम बैठ के मोबाइल नहीं चला सकते, कम काम है। लेकिन सुस्त जीवन शैली, सुस्त जीवन शैली तभी होती है जब हमारे शरीर में कोई समस्या होती है, खासकर जब हमारे शरीर में कोई चीज़ों की कमी होती है, मिनरल्स, विटामिन, आयरन, फॉलिक एसिड, इन सब की जब कमी होती है तभी जीवन शैली हम लोग की क्या होती है, सुस्त होती है। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फूड बैलेंस शीट की सीमाएं क्या हैं। भोजन को बर्बादी या नुकसान का सर्वेक्षण या आंकड़े नहीं है, खपत के अनुमान, अन्य प्रकार के सर्वेक्षणों के प्राप्त मूल्यों से अधिक मूल्य, किसी देश के भीतर खपत के वितरण पर जानकारी उपलब्ध नहीं, उपरोक्त सभी। 64 का आंसर बताना है क्या, तो फूड बैलेंस शीट की सीमाएं क्या है कि सर्वेक्षण होना चाहिए और आंकड़े लेने चाहिए। अगर आंकड़े नहीं है तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। इसके बाद में खपत क्या है और क्या उसका मूल्य है, सारी चीज़ों को पता लगाना, ठीक है। सारी चीज़ें जब जानकारी है तो जो है बैलेंस शीट बनाया जा सकता, अगर नहीं है तो बैलेंस शीट नहीं बनाया जा सकता, इसलिए उपरोक्त सभी। शिशुओं के लिए एक सामान्य मानव मिति माप है,
खड़ी ऊंचाई, लेटी लंबाई मतलब बच्चा लेटा हुआ है तो आप नाप लें। बैठने की ऊंचाई, लेटी हुई ऊंचाई। जब शिशु को आपको नापना है तो जब बच्चा लेटा रहता है, सोया रहता है, तो आप उसकी लंबाई को मीटर से लेकर नाप सकते हैं, इंची टेप या मीटर से नाप सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन शरीर के द्रव्यमान का अनुमान लगाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली मानवमिति माप है? वसा रहित द्रव्यमान, शरीर की वसा, शरीर की ऊंचाई और शरीर का भार। मानवमिति जो है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब होता है कि क्या भार लेकर घूम रहा है व्यक्ति, बच्चा या कोई भी। यहाँ पर बच्चे की बात हो रही है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जो ये है, इसमें खासकर बच्चा और गर्भवती को ही जो है आपके दिमाग में रखकर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि जितना भी जो है प्रश्न आता है स्वास्थ्य कार्यकर्त्री से यही प्रश्न आता है कि गर्भावस्था में महिलाओं को क्या पोषण, क्या दवाई, क्या एंटीऑक्सीडेंट, किस प्रकार से क्या चीज़ें लेनी है, ठीक है, और साथ में बच्चे से। तो आ जाएगा क्या कि शरीर के भार को जो है इसमें मानवमिति माप में लिया जाएगा, ठीक। शरीर की संरचना को मापने के लिए सीधा तरीका क्या है? पानी में भार मापना, स्किन फोल्ड परीक्षण, बॉडी मास इंडेक्स और भार। शरीर को जब आपको मापना हो तो क्या करेंगे? पानी में जो है शरीर की संरचना को मापने के लिए सबसे सीधा तरीका क्या है? तो इसका आंसर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भरा है। पानी में भार मापना, पानी में भार मापने का मतलब है कि किसी व्यक्ति को पानी में खड़ा कर दिया जाता है तो उसकी जो आकृति होती है ना वो बिल्कुल एकदम दिखती है, और आकृति दिखती है तो उस आकृति को नाप लिया जाता है। पहला ये मापन हो सकता है सही, लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है और वहाँ एक्सरे आ जाता है आपका, ठीक है, तो वहाँ पर एक्सरे लिखेंगे, या शरीर माप का जो है उपकरण लिखेंगे तो वहाँ पर उपकरण लगाएंगे, ठीक है। अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव के मूत्र का पीएच कितना होता है? 8, 7.5, 6 और 9। मानव मूत्र का पीएच कितना होता है? तो मानव मूत्र का जो पीएच होता है आपका वो होता है 7। मानव मूत्र का पीएच जो होता है वो कितना होता है? 6 होता है, ठीक है। अच्छा, मानव का अंगूठा बाकी उंगलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि उसमें उपस्थित होती है ग्लाइडिंग संधि, हिज संधि, सैडल संधि या धुराप्र संधि। कौन सी संधि होती है जिससे वो ज़्यादा घूमता है, बताएं। तो मानव का अंगूठा बाकी संधियों से ज़्यादा काम करता है क्योंकि उसमें सैडल संधि होती है। सैडल संधि मतलब घूमने वाली, सैगिंग, हिलती डुलती हुई ज़्यादा। लंबी अस्थियों का मध्य भाग क्या कहलाता है? डायाफाइसिस, एपीफाइसिस, हाइपोफाइसिस और जाइकोफाइसिस क्या कहलाता है? लंबी अस्थि जो होती है डायाफाइसिस बोला जाता है। त्वचा के रंगों का कण त्वचा में रंगों का कण उपस्थित होता है चर्म में, अधिचर्म में, मैलपीधी अस्तर के रंग कोशिकाओं में, कण स्तरों में। कहने का मतलब चर्म मतलब चमड़े में, अधिचर्म मतलब जो ऊपर वाला चमड़ा है उसमें, ये मेलानिन की बात हो रही है। मेलानिन जो होता है उसमें उस कलर की बात हो रही, कहाँ पर होता है बताएं। आंसर क्या आ जाएगा? मेलपीधी अस्तर। मेलपीधी अस्तर मतलब कि जो ऊपरी स्तर होता है, देखो चाहे काला हो चाहे गोरा हो, आप बहुत गोरे हैं और मैं मान लो बहुत काली हूँ, और जब वो जो है छीलता है, चोट लगती है तो जो है आपको नीचे वाइट कलर की, पिंक कलर ही सबको दिखाई देता है, ठीक है। तो मेलपीधी अस्तर रंग कोशिकाओं में होता है। हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों की आगे पीछे व्यवस्था होती है, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ठीक है। ये आपका क्या है? ऑप्शन बताएं, मतलब आंसर बताना है आपको, ठीक है। तो और जानने की बात नहीं, जब यहाँ कृंतक आ गया है तो कृंतक ही कृंतक अपना ये जो 4 दांत होता है ये कृंतक होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर होता है ये रदनक होता है, यहाँ पर होता है ये अग्रचवर्णक होता है, यहाँ पर होता है ये चवर्णक होता है। 32 दांतों का समूह होता है, जो नीचे रहता है वही ऊपर रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले कृंतक, जिससे हम लोग रोटी काटते हैं, फल काटते, कुछ भी काटते हैं, तो 4 दांत होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए और आगे जाने की जरूरत नहीं है। मनुष्य का हृदय होता है न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक, हितजेनिक या डायजेनिक।
तो कैसा होता है, मायोजेनिक। मायोजेनिक मतलब मोटा होता है, थोड़ा सा जो है वो उसका फैट वगैरह जो है उसमें होता है, इसलिए मायोजेनिक। पेस मेकर का कार्य क्या होता है? पेस मेकर का कार्य क्या होता है? हृदय की रुधिर प्रवाह का नियंत्रण, हृदय स्पंदन कम करना, हृदय स्पंदन बढ़ाना, हृदय स्पंदन जो है प्रारंभ करना। तो पेस मेकर अलग से लगता है जब ओपन हार्ट सर्जरी होती है, तो हार्ट में एक छोटा सा जो है उपकरण लगता है जिसको पेस मेकर बोलते हैं। पेस मेकर लगने के बाद आवाज़ सुनाई पड़ती है। अगर आपके बगल में भी कोई बैठा है तो उसको भी धीरे धीरे आवाज़ सुनाई पड़ेगी हार्ट की। अब थोड़ा सा विकसित हो गया है, अब उतनी तेज़ नहीं सुनाई पड़ती, लेकिन तो उस व्यक्ति को तो सुनाई ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये हृदय स्पंदन जब जिसका कम होता है या कम मतलब ख़त्म होने वाला होता है, तो उसको लगा दिया जाता है कि इससे हार्ट बीट करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। हेंसन रेखा को अन्य किस नाम से जानते हैं? एम रेखा, जेड रेखा, एच रेखा, क्राउस की झिल्ली। हेंसन रेखा को किस नाम से जानते हैं? हेंसन रेखा को एच क्षेत्र के नाम से जानते हैं। निम्न में से त्वचा के कार्य कौन से हैं? विटामिन डी का संश्लेषण, समस्थापन, दुग्ध स्रावण, उपरोक्त सभी। त्वचा का कार्य क्या है आपको बताना है। तो त्वचा के कार्य विटामिन बी संश्लेषण, बहुत अच्छी बात है। समस्थापन मतलब सारे स्थान को बराबर करना, बिल्कुल सही बात है। दुग्ध श्रावण मतलब दूध उत्पन्न करना। ठीक है, तो जो माँ है, गर्भस्थ स्त्री है या दूध पिलाने वाली स्त्री है, तो दूध उत्पन्न करने आपके जो ऊपर वाले वो होते हैं उन्हीं के उपयोग होता है। तो उपरोक्त सभी। मासिक धर्म के दौरान सैनिटरी पैड का उपयोग क्यों किया जाता है? रुधिर स्राव को रोकने के लिए, स्वच्छता बनाए रखने के लिए, यौन संक्रमण रोकने के लिए, उपरोक्त में से सभी। तो ये तो आंसर सबको पता है कि मासिक धर्म जो होता है उसका उपयोग क्या होता है। ठीक है, मासिक धर्म का उपयोग क्या होता है? पैड लगाने का कारण क्या होता है? रुधिर स्राव रोकना नहीं होता, पहले तो स्वच्छता बनाए रखना होता है। ठीक है, दूसरा कि सैनिटरी पैड यौन संक्रमण रोकने के लिए भी लगाया जाता है। दोनों होना चाहिए, यहाँ पर एक ही दिया हुआ है, मतलब आंसर जो सही माना गया था बुक में वो एक माना गया है, लेकिन एक नहीं है, दो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। एक मनोरोगी को चोट से बचाने के लिए एक साइक्रेटिक नर्स के रूप में आप क्या कदम उठाएंगे? रोगी को चिड़चिड़ा होने से बचाएंगे, रोगी के साथ वर्क में तर्क वितर्क नहीं करेंगे, वार्ड में प्रतिस्पर्धात्मक खेलों से रोगी को बचाएंगे क्योंकि इसमें रोगी उग्र हो सकता है, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। ऐसा कुछ नहीं करने देंगे रोगी को। निम्न में से कौन सी थेरेपी का उपयोग फोबिया के इलाज में किया जाता है? फोबिया मतलब किसी भी चीज़ को लेकर डर पैदा होना, उसी को बोलते हैं फोबिया। ठीक है, एक पिक्चर आई थी फोबिया, क्या नाम है वो एक्टर जो है, उसका एक्ट्रेस का नाम मुझे याद नहीं है, उसकी अच्छी पिक्चर है, आप देखें तो उसमें फोबिया समझ में आ जाएगा। तो एवर्जन थेरेपी, ईसीटी, सिस्टमैटिक डिसेनाइसिटाइजेशन और हिप्नोसिस। तो फोबिया किसके माध्यम से ख़त्म किया जा सकता है? एवर्जन थेरेपी। हिप्नोसिस के माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि क्यों ये चीज़ें हो रही हैं, ख़त्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, इलाज नहीं हो सकता उसका। लिथियम ले रहे रोगी की देखभाल करते समय नर्स सबसे ज़्यादा प्रमुख कार्य क्या करेगी? रुधिर से लिथियम स्तर को जांच करना, रोगी को नमक एवं तरल पदार्थ नहीं देना है, आगम निर्गम चार्ट व्यवस्थित करना है, सभी दवाइयाँ भोजन के पूर्व ही देनी है। तो सबसे पहले लिथियम की जांच करनी है ब्लड में कि भैया लिथियम ले रहे थे, कितना लिथियम ले रहे थे। ऐसा तो नहीं कि पूरा रुधिर उनका इस प्रकार से हो गया है कि जो है पूरा लिथियम ही भर गया है उसमें। जैसे बहुत लोग जब ड्रिंक करते हैं, मतलब शराब बहुत अधिक अगर पीते हैं कोई लोग, तो उनका ब्लड किसी और को चढ़ नहीं सकता। क्यों नहीं चढ़ सकता? क्योंकि उनका जो ब्लड है वो इतना क्षारीय, इतना एल्कलाइन हो चुका है, इतना खराब जो है। जो शराब में जो भी चीज़ें मिला के बनाई जाती हैं उसमें क्षार भी बहुत होता है, तो वो इतना हो चुका है, अगर ब्लड किसी को चढ़ेगा तो एक्सेप्ट नहीं होगी बॉडी में, वो व्यक्ति जो है उस व्यक्ति को नुकसान पहुंच सकता है। उसी प्रकार से लिथियम भी है, जब व्यक्ति नशे के लिए ले रहा है, अपनी संतुष्टि के लिए ले रहा है, तो सबसे पहले जांच करनी होगी वो कितना ले रहा है। ठीक है, चिंतन एंजाइटी, एंजाइटी मतलब होता है चिंता करना, परेशान रहना।
को मानसिक रोग के श्रेणी में रखने के लिए चिंता कितने समय तक रहनी चाहिए? 2 माह तक, 4 माह तक, 5 माह तक, 6 माह तक। तो चिंता जब आपकी 6 माह तक बढ़ जाए, डिप्रेशन में व्यक्ति पहुंच जाए, आत्महत्या करने की स्थिति आ जाए, तो एंजाइटी बोलते हैं। मतलब इनको एंजाइटी है यार, इनको बहुत बड़े डिप्रेशन है, इनसे कुछ बोलो नहीं तो ये डिप्रेस्ड हो जाते हैं। जरा सी बात बोलते हैं ना, बहुत लोग होते हैं हमेशा चिंता करते रहते हैं, बहुत लोग होते हैं बस जो मन करे वो बोल दो, 1-2 मिनट के लिए गुस्सा है, 1-2 दिन के लिए गुस्सा है, फिर ठीक हो गए। बहुत लोग होते हैं वो चिंता करते 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 पागलों की तरह घूमने लग जाते हैं डिप्रेशन में। तो वो क्या हो जाता है, वो 6 माह तक की अवधि को बोलते हैं। स्वयं को असहाय, निराश और बेकार समझना किस मानसिक रोग का लक्षण है? मेनिया, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया और हेलुसिनेशन। तो हेलुसिनेशन मतलब होता है कोई चीज़ आप है नहीं और आप सोच रहे हैं यहाँ पर है। जैसे मान लीजिए कि आपने कहीं बाहर में सांप देखा हो, ठीक है, और अब आप उससे बहुत अधिक डर गए हो और घर में अगर कोई रस्सी पड़ी है, आपने कहा अरे सांप है, वो हो जाता है हेलुसिनेशन। लेकिन आपका जो है मानसिक रोग के लक्षण क्या होते हैं वो बताना है। तो डिप्रेशन में जब व्यक्ति चला जाता है तो बोलते हैं ये मानसिक रोगी हो गया है, ठीक है। मानसिक रोगी बहुत से ऐसे होते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं। सिजोफ्रेनिया कौन से प्रकार का रोगी का चालक है? व्यवहार में अत्यधिक व्यवधान आ जाता है, इसमें बताइए क्या होगा? केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, अवशेषी सिजोफ्रेनिया, हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। इसमें आंसर क्या आ जाएगा? केटाटोनिक। फोबिया का अर्थ क्या होता है? रोगी में पाया जाने वाला एक ऐसा झूठ एवं अस्थायी विश्वास जो कि उस रोगी के बुद्धिमानी के स्तर को अनुसार नहीं होता है, ठीक है। किसी उद्दीपक की उपस्थिति में भी रोगी उद्दीपन का आभास करता है, ये आपका हेलुसिनेशन है, ठीक है, कि हमारे है नहीं फिर भी हम लोग सोचते रहते हैं। या एक रोगी जिसमें व्यक्ति के स्वस्थ रहने पर भी अपने को बीमार समझता है, ठीक है, किसी विशेष उद्दीपन की स्थिति के बिना ही वो डर जाता है। मतलब किसी उद्दीपन मतलब कारण या चीज़ें, किसी भी चीज़, जैसे मान लीजिए किसी को जो है आपका नाइट फोबिया है, अंधेरा भी हो गया तो भी वो डर गया, ठीक है। किसी को कोई भी फोबिया, किसी मतलब फोबिया भी तो बहुत तरह के हैं, मूर्खों वाले भी फोबिया होते हैं। तो वैसे ही कि किसी को कुछ भी हो जाए बस डर ही लग जाए। कुछ लोग को जरा सा भी भूत का नाम भी सुनेंगे तो कांपने लग जाएंगे, तो ये फोबिया होता है। मतलब है नहीं लेकिन बस हो गया उनको। खुले स्थानों में बिना वजह भय किस मानसिक विकार का लक्षण होता है? एग्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, एल्गोफोबिया या जीनोफोबिया। आंसर क्या आ जाएगा आपका? एगोराफोबिया। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब बनाया गया था या कब आया था? मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम भी बना है और वो कब बनाया गया था? 1987 में। कब बना गया था? 1987 में। इनमें से कौन सा विकल्प वृद्धों की देखभाल हेतु समूह को नहीं दर्शाता? सहायतापूर्ण जीवन यापन, नर्सिंग होम देखभाल, होस्पाइस देखभाल, लघु अवधि की देखभाल। तो 87 में क्या होता है? लघु अवधि की। भाई वृद्ध है तो उसको जब उसकी आवश्यकता पड़ेगी तब देखभाल करनी पड़ेगी। जीवाणुओं में श्वसन विकार, रेस्पिरेटर जो है एंजाइम्स कहाँ पर होते हैं? केंद्रक, मीजोसोम्स, कोशिका भित्ति, राइबोसोम। तो मीसोसोम में होते हैं जीवाणुओं के श्वसन विकार। गर्भवती माता में गर्भावस्था के अंतिम ट्राइमेस्टर में होने वाला संक्रमण जो कि शिशु में जन्मजात विकृतियां उत्पन्न कर सकता है? रूबेला, टाइफाइड, चेचक या छोटी माता। आंसर क्या बताएं? रूबेला। रूबेला अगर माता गर्भवती स्त्री को हो जाता है लास्ट मंथ में तो बच्चे को भी होने की संभावना हो सकती है। जीवाणुओं को गति प्रदान करने वाला अंग जो होता है क्या कहलाता है? फिम्बरी, कसाव, स्लाइम लेबर, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या बोलते हैं? कसाव जो होता है वो जीवाणुओं को जो है क्या प्रदान करता है? गति प्रदान करता है। सर्वप्रथम ग्राम स्टेनिंग की व्यवस्था किस वर्ष में की गई? सर्वप्रथम ग्राम स्टेनिंग की व्यवस्था किस वर्ष की गई? 1884 में की गई थी। 1884 में। निम्न में से किसके इंजेक्शन द्वारा निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त किया जा सकता है? वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज, एंटीजन। तो एंटीबॉडीज जो हो जाती है वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का ही इंजेक्शन लगता है या हम लोग दवा खाते हैं, यानी कि जो हम लोग को समस्या है उसके बैक्टीरिया दब जाए और जो हम लोगों ने एंटीबॉडीज खाई वो बैक्टीरिया, अच्छे वाले बैक्टीरिया फास्ट हो जाए।
सिक परीक्षण के दौरान डिप्थीरिया टॉक्सिन कहाँ लगाया जाता है? दाएं हाथ की भुजा पर, बाएं हाथ की भुजा पर, दाएं हाथ की निचली भुजा में, बाएं हाथ की निचली भुजा में। आंसर क्या जाएगा? बाएं हाथ की ऊपरी भुजा में। कोल्ड स्टरलाइजेशन को क्या कहते हैं? ताप रोगाणुनाशन, आयनकारी तरंगे, रासायनिक रोगाणुनाशन, बी और सी दोनों। 94 का डी होगा, बी और सी दोनों। अस्पताल में मानव के शरीर के अंग घाव से हटाई गई रुधिर एवं मवाद से सनी पट्टियां किस रंग के थैले में डाली जाती हैं? पीले, लाल, नीले, काले। आंसर क्या जाएगा आपका? पीले रंग के थैले में डाली जाती हैं। जो भी ये खून ऊन वाली चीज़ें हैं पीले रंग के थैले में पड़ती हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थों का निपटारा करना चाहिए जलाकर, मृदा में दबाकर, जल में प्रवाहित कर उपरोक्त सभी। रेडियो एक्टिव पदार्थ को मृदा में दबा, मिट्टी में दबा देना चाहिए। बी आंसर होगा, बी। निम्न में से कौन सी वैक्सीन जन्म के समय इंट्राडर्मल मार्ग के द्वारा दी जाती? इंट्राडर्मल, मैंने वैक्सीनेशन पढ़ाया हुआ है। जितने लोग स्वास्थ्य इसके परीक्षा देने जा रहे हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता के, वो लोग जाकर वैक्सीनेशन की जो है देख सकते हैं। मैं फर्स्ट कमेंट या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप सब लोग जाइएगा और वैक्सीनेशन वाली जो है वीडियो ज़रूर देखिएगा। वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। आंसर क्या होगा? 97 का आंसर होगा 97 का बी, BCG जो होता है। कोल्ड चेन का क्या उपयोग होता है? टीका सुरक्षित रखने के लिए, कमरे में तापमान को व्यवस्थित रखने के लिए, बुखार के इलाज के लिए, या उपरोक्त सभी। कोल्ड चेन का उपयोग किस लिए किया जाता है? आंसर क्या होगा? टीका सुरक्षित रखने के लिए। रजोनिर्वृत्ति देरी से क्या, देरी का क्या तात्पर्य? जब रजोनिर्वृत्ति वाली अवस्था 40 वर्ष की आयु हो, जब रजोनिर्वृत्ति वाली अवस्था 45 वर्ष की आयु हो के बाद ना हो, जब रजोनिर्वृत्ति अवस्था 50 वर्ष की आयु के बाद भी ना हो, जब रजोनिर्वृत्ति अवस्था 55 वर्ष के बाद भी ना हो। आंसर क्या हो जाएगा? मोनोपॉज की बात हो रही है। मोनोपॉज जब 55 वर्ष के बाद भी ना हो तो ये मान लेते हैं कि भैया मोनोपॉज है और कोई बात नहीं है इसमें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस प्रैक्टिस सेट का 100वां क्वेश्चन है, सेनाइल वेजिनियस के सामान्य कारण क्या है? FSH का स्तर बढ़ना, एस्ट्रोजन की कमी, कुपोषण, एड्रोजन। तो एस्ट्रोजन की कमी क्या हो जाती है? सेनाइल वेजिनिटिस का सामान्य लक्षण। वेजिनिटिस यानी वेंजाइना की बात हो रही है, और वेंजाइना में जब एस्ट्रोजन की कमी या बढ़ोतरी हो जाती है तो कोई ना कोई समस्या आ जाती है। ठीक है, कोई भी अगर समस्या होगी आपको तो प्लीज़ आप लोग सोचिएगा, समझिएगा। कहीं भी कोई समस्या आती है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात में, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है तो आप यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको वहाँ पर समझ आ जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप जो है कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर से बोल रही हूँ, वैक्सीनेशन वाली आप वीडियो देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूँगी, ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, ठीक है। 2 वीडियो बनी है, दोनों का लिंक दे दूँगी, जो आपको सही लगेगा आप वो देखकर चूज़ कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, जय हिंद।